मिला, अब सड़क बन रही है। इस तरीके से एक तरीके को जिसको हम बोलते हैं कि उनको भी हम लोगों ने स्थापित करने का काम किया है। जहां तक विकास का सवाल है, बोगीबील ब्रिज, ये ब्रिज लंबे समय तक लंबित था और मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना, काम नहीं करना। और ये मोदी जी की सरकार आई जिसमें ये बोगीबील ब्रिज बना और वह समर्पित हुआ, इसको भी हमको समझना चाहिए। 6 साल के अंदर 5 बड़े ब्रिज बने हैं। उसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ने का काम तीव्र गति से चल रहा है, वह भी मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना। मनमोहन सिंह जी असम में राज्यसभा में यहां से लंबे समय तक सदस्य रहे, प्रधानमंत्री रहे। यह असम, यहां से वो प्रधानमंत्री बने, 2-2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने असम के बारे में कभी चिंता नहीं की। ये गैस की रॉयल्टी जो उनके समय में दी जानी थी, उन्होंने कभी नहीं दी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर गैस की रॉयल्टी दे दी और 8,000 करोड़ रुपए असम को पहुंचा दिए। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि समृद्धि और विकास ये हुआ है तो मोदी जी के समय में हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं, 13th फाइनेंस कमीशन में असम को 55,000 करोड़ रुपए मिले थे, 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए। और मोदी जी के टाइम में 14th फाइनेंस कमीशन ने 1,55,000 करोड़ रुपए असम के विकास के लिए दिया है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से मोदी जी ने असम को मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। सड़कों के लिए 11,500 किलोमीटर की सड़क बने, इसके लिए आर्थिक दृष्टि से उस सपोर्ट जो करना था वह सपोर्ट असम को किया गया। यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। वैसे ही उड़ान के तहत हमारे एयरपोर्ट्स 14 नए रूट असम को मिले हैं ताकि हर छोटी बड़ी जगह वायु से भी जुड़ जाए, एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ जाए। इस तरीके का काम हुआ है। बांस का काम, सबसे पहली बात तो बांस में जो अंग्रेजों के जमाने में कानून बना था उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया और हमारा किसान बांस उगा कर भी बांस की खेती नहीं कर पाता था और बांस को जितना उपयोग करना चाहिए नहीं कर पाता था। अंग्रेज के समय के कानून बने थे। मोदी जी ने कानून को सरलीकरण किया, बांस की खेती हो सके और बांस ज्यादा से ज्यादा उगाया जा सके, इसकी व्यवस्था की गई। और आज लगभग 75 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए की बैम्बू की इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास के लिए जो काम हमारी सरकार के द्वारा हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ था, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से इसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए 46 हमारे 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए थे। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे गुवाहाटी के एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, उसको भी बहुत तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है। गोपीनाथ बारदोलोई जो हमारा एयरपोर्ट है उसको पूरी का पूरा विकसित हो सके, इसके लिए काम चल रहा है। बराक वैली में मत्स्य पालन, फिशरीज, ब्लू रेवोल्यूशन, ये आए, इसकी चिंता होनी थी, किसी ने चिंता नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य विभाग का एक अलग से विभाग बना दिया और अब हजारों करोड़ रुपए देकर के मत्स्य की दृष्टि से बराक वैली में विकास होगा, इसकी भी चिंता हो रही है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये विकास के नए नए आयाम जुड़े हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बार का बजट 53,000 करोड़ रुपए सिर्फ असम के लिए दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवेज के लिए दिया गया है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से विकास में असम मुख्य धारा में शामिल होगा, लेकिन वो हुआ। उसी तरीके से अरुण उदय ये योजना यहां लागू हुई और अरुण उदय योजना के तहत माताओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको आर्थिक सफलता देने के लिए इस पर भी विशेष करके काम हुआ है। ये हमको, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए, इसकी ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए।
उसी तरीके से आयुष्मान भारत, जहां हम लोगों ने आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को सुविधा दी है, तो यहीं आप लोगों ने भी लाखों लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है और आयुष्मान भारत से जोड़ा है। और इसके साथ साथ आपने अटल हेल्थ कार्ड के तहत आपने 2 लाख रुपए का हेल्थ की स्कीम दी है और गंभीर बीमारियों से बचाने का जो आपने व्यवस्था की है, उसके लिए आप यह असम की सरकार बधाई की पात्र है। अगर मैं बताऊं कि हमारे ये जो कनकलता स्कीम है, जिसमें महिला को सबलीकरण किया गया, इसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद दी जा रही है। ग्रामीण बहनों को कितनी ताकत दी जा रही है वो हमको समझ में आता है। मित्रों, मैं इस जनसभा में भी देख रहा हूं, हमारी महिला शक्ति बड़ी संख्या में आई हुई है। ये मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, उनको मुख्य धारा में लाया है, उसका यह नतीजा है कि आज महिलाएं भी आगे बढ़कर के इसमें काम में जुटी हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस मंच से मैं कहूं या ना कहूं समझ में नहीं आता, लेकिन महिला सशक्तिकरण की जब मैं बात करता हूं, मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत बनाया और मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत की बात कही, तो कांग्रेस पार्टी ने उल्लास किया था, अट्ठास किया था। क्या कहा था कि मोदी जी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतने सालों में गरीब गांव की जनता के बारे में जानकार नहीं थी। उसको नहीं मालूम था कि हमारी महिलाएं गांव में सूर्योदय से पहले नित्यक्रम के लिए जाती हैं या फिर सूर्यास्त का इंतजार करती हैं, क्योंकि अपनी इज्जत को संभाल के रखती हैं। ये 11 करोड़ शौचालय मोदी जी ने बनाए 5 साल के अंदर, 11 करोड़, और 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी है, इज्जत घर बना करके उनका सशक्तिकरण हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। ये स्वच्छ भारत अभियान ऐसे ही नहीं है। आप सोचिए, आजाद भारत में अब हम 75 साल की आजादी के पास पहुंच रहे हैं और 11 करोड़ घरों में शौचालय नहीं था, महिलाएं बाहर जाती थी। यह महिलाओं का कितना बड़ा सशक्तिकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। और ये मोदी जी के द्वारा हो पाया है, संभव हुआ है, इसको ध्यान में रखना, यह मैं आपसे कहने आया हूं। अगर मैं बात करूं उजाला योजना की, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, गांव में नहीं थी। 2.5 करोड़ के आसपास लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। यह उजाला योजना, सौभाग्य योजना का मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि घर में जब बिजली नहीं हो तो घर में विकास नहीं होता, घर में बिजली नहीं हो तो टीवी नहीं होता, घर में बिजली नहीं हो तो फ्रिज नहीं होता, घर में बिजली नहीं हो तो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है। इसको हमको समझना चाहिए। 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई 1000 दिन के अंदर। यह मोदी जी ने काम करके दिखाया है। उसी तरीके से 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिए गए और इस साल 1 करोड़ को और दिया जा रहा है, 1 करोड़ महिलाओं को और दिया जा रहा है। बोलो, यह कार्यक्रम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मित्रों, इस तरीके से विकास के काम को गति दी गई है। अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, लगभग 11 करोड़ 70 लाख किसान हैं और हमारे असम में 16 लाख किसान हैं जिनको 2-2 हजार रुपए की 6,003 किस्तें मिलती हैं। 2 साल मिली है और ये बीच में कोई बिचौलिया नहीं। ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और सामने किसान, सीधे उसके खाते में 2,000 करके 6,000 1 साल का गया है, 12,000 दे दिया गया है। तीसरे साल की पहली किस्त भी दे दी गई है। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हर एक दृष्टि से विकास करने की कोशिश चल रही है। यह इलाका लंबे समय तक कांग्रेस के नेतृत्व में रहा, इसका विकास रुका हुआ था। हम सब लोगों ने कोशिश की, अब यह मुख्य धारा में शामिल हो रहा है, सड़कें बन रही हैं और तीव्र गति से बनेगी। और यही इसलिए हमने चुनना है, अंधकार चाहिए या विकास चाहिए। हमको चुनना है कि शांति चाहिए या अशांति चाहिए।
हमको चुनना है कि पिछड़ापन चाहिए या समृद्धि चाहिए। अगर पिछड़ापन चाहिए, अगर अंधकार चाहिए, अगर अशांति चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए। अगर विकास चाहिए, अगर समृद्धि चाहिए, अगर शांति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को आप मोहर लगाइए। ये मैं आपको कहने आया हूं। मित्रों, जहां तक हमारे हेमंत कलिता साहब का सवाल है, आपने इनको चुनाव जिताया और ये कई बार सफल नहीं भी हुए, लेकिन हेमंत कलिता हमेशा जनता के बीच में खड़ा रहा, उनकी सेवा में जुटा रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी अभी कोविड-19 में जिस तरीके से आपने काम किया है, हेमंत जी आपको बधाई। आपने सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया, जनता के बीच में रहे। आप बताइए, ऐसे आदमी को विधानसभा में भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है कि नहीं भेजना है? मित्रों, इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है चुनाव में कि आप ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर भेजें, इस इलाके का विकास कराएं। गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है, गांव-गांव में सड़क ठीक होगी और विकास के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगर चाय के बागानों की बात करूं, मुझे याद है मुझसे सांसद महोदय मिले थे और उन्होंने चर्चा की थी। कहा था कि यहां पर, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, कहा यह गया कि चाय के बागानों में डिस्पेंसरी बनाने के लिए मलकियत नहीं बनती है और चाय के बागान में हम बना नहीं सकते। तो उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं मोदी जी के पास गया, मैंने कहा चाय के बागानों के लिए कुछ विशेष योजना बनानी पड़ेगी। और मोदी जी ने कहा जो योजना बनती है बनाओ, लेकिन करो। और मुझे खुशी है कि गुवाहाटी में आकर के मैंने 135 मोबाइल मेडिकल यूनिट के एम्बुलेंस बना करके, झंडा दिखा करके उनको चाय के बागानों में भेजा था ताकि उसका विकास हो सके। उसी तरीके से इस साल के बजट में 1000 करोड़ रुपए चाय के बागानों के लिए रखा गया है, चाय के बगीचों के विकास के लिए रखा गया। बगीचे का नहीं, बगीचे में काम करने वाले लोगों का, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्कूल। मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं, 119 स्कूल बनाए जा रहे हैं। कभी सोचा था कांग्रेस के लोगों ने? एक कांग्रेस के नेता हैं, आने से पहले अपना फोटो छापते हैं, पीछे चाय का बागान दिखाते हैं। जब हम तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि यह बागान आसाम का नहीं है, ताइवान का है। अपनी फिर आते हैं, फिर फोटो छापते हैं, फिर हमारे ध्यान में आता है कि यह बागान भी आसाम का नहीं है, श्रीलंका का बागान है। इनको भारत की भूमि पसंद ही नहीं आती और भारत में राजनीति करने आते हैं, धोखा में डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, अवसरवादी की राजनीति करते हैं। आप बताइए, पत्ती तोड़ने का काम अप्रैल महीने से शुरू होता है कि नहीं? अप्रैल से शुरू होता है कि नहीं? हां या ना? तो मार्च महीने में पत्ती तोड़ने कौन बैठा हुआ था? ये कौन थे फोटो खिंचाने वाले? ये वो लोग हैं जिनको भारत की भूमि का पता ही नहीं है। वो ऐसे करके डाल लिया, फोटो खिंचा लिया पत्ती तोड़ते हुए। पत्ती का सीजन नहीं, लेकिन पत्ती तोड़ने का काम पकड़ लेते हैं। मित्रों, ये इस तरीके से जो राजनीति करते हैं, उनको ठीक जवाब देने का काम आप सब लोगों का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत कलिता जी को आप चुनाव जिताएंगे, इस इलाके को विकसित करेंगे और ये आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ की क्षेत्र की सारी विकास की कहानी आगे बढ़ेगी, ये मैं मानता हूँ। आप सब लोग हेमंत जी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर अपनी बटन दबा करके विजय हासिल कराएं। यही आपसे मैं अपील करने आया हूं। मैं बाद में फिर आऊंगा और आपसे आपके दर्शन करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आई अहम, जय आई अहम, जय आई अहम, जय आई अहम। बहुत बहुत धन्यवाद। মাননীয় জেপি নাড্ডাজীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আৰু তেখেতে পুনৰ আহিম বুলি কৈছে। আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুৰব্বী এই ব্যক্তিৰ অসমৰ সৈতে সম্পৰ্ক অত্যন্ত মধুৰ আৰু আমি আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ মঞ্চৰ পৰা তেখেতে ইয়াৰ পিছত বিহালি যাবগৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। পশ্চিম বাংলার দুর্গা পূজা ভারতের এই পূর্ণতাকে এক নতুন ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে, নতুন রঙে রাঙিয়েছে, নতুন শৃঙ্গার দিয়েছে। এটা বাংলার জাগ্রত চেতনা, বাংলার আধ্যাত্মিকতা, বাংলার ঐতিহাসিকতার প্রভাব। পবিত্র ষষ্ঠীর এই পুণ্য লগ্নে আমি বাংলার পবিত্র পুণ্য ভূমিকে আজ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রী অরবিন্দ, বাবা লোকনাথ, শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, মা আনন্দময়ী, এইরকম অসংখ্য অসংখ্য ঋষি পরম্পরার মহানুভবদের, মনীষীদের, তপস্বীদের আজ আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। ভারত মাতার আশীর্বাদ নিয়ে সোনার বাংলার সংকল্প অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এখানে আগত একজন ব্যক্তি, আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা, বাংলার যুবকেরা আজ বাংলায় আসল পরিবর্তনের জন্য এসেছে। বিশ্বাস বাংলার উন্নয়নে, বিশ্বাস বাংলার পরিস্থিতি বদলাবার, বিশ্বাস বাংলার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, বিশ্বাস বাংলার পুনর্নির্মাণে, বিশ্বাস বাংলার সংস্কৃতি আর এখানকার পরম্পরা রক্ষা করা। কেন্দ্রে আমাদের যে সরকার রয়েছে তারা কলকাতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য অনেক প্রয়াস করেছে। যখন কলকাতায় বিকাশের দামন ইঞ্জিন লেগে যাবে তখন সব সমস্যা, সব বাধা শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার গঠনের পরে কলকাতায় বস্তিতে যারা বসবাস করেন তারা পাকা বাড়ি পাবেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাবেন। হকার আর ঠেলাওয়ালা আমাদের ভাই বোনদেরও বিজেপি সরকার এলে পরে স্বনিধি যোজনার সুবিধা যত দ্রুত সম্ভব পাইয়ে দেওয়া হবে। মোদি